हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 1858 के बाद अंग्रेजों ने भारत में प्रशासनिक परिवर्तन जो किया था उसके बारे में, और उसका एक पार्ट हम लोगों ने देखा था जो था केंद्रीय प्रशासन। चूंकि चैप्टर ये बड़ा था तो इसको ब्रेक करना मजबूरी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। उसी श्रृंखला का ये अगला टॉपिक है। 1858 के बाद प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन। पिछली क्लास में हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखा था, और अब हम देखेंगे इसमें उसकी अगली कड़ी, प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन। केंद्र में आप लोगों ने देख लिया किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था संचालित की जाती थी और किस प्रकार से अपनी नीतियों को चेंज किया गया। अब हम प्रांत में देखेंगे। पृष्ठभूमि वही कार्य कर रही है जो हमने पिछली क्लास में बताया था कि अपने साम्राज्य की सुरक्षा, 1857 का विद्रोह, कटु अनुभव, दूसरा अन्य साम्राज्यवादी ताकतों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा। मेन जो पृष्ठभूमि थी वही कार्य कर रही थी। प्रांतों में जो प्रशासन था उसका संचालन कौन करता था? वो गवर्नर करते थे। जैसे वहां पे गवर्नर जनरल होते थे वैसे यहां पे गवर्नर होते थे। बेसिकली जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, यहां पे कंपनी अपने प्रशासन का संचालन गवर्नरों के माध्यम से करती थी। इसके अलावा जो और अन्य क्षेत्र थे वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। तो हम मूल गवर्नर मान के ही आगे कार्य करेंगे। एक पृष्ठभूमि, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में अगर हम देखते हैं तो 1833, हम 1833 पे अगर हम जाते हैं, 1833, 1833 में क्या हुआ था कि कंपनी ने जो कानून बनाने की जो शक्ति थी, जैसे होता क्या था, एक सेंटर हो गया आपका कलकत्ता, बाकी सारे प्रेसिडेंसियां हो गई। तो प्रेसिडेंसियों में जो गवर्नर होते थे ये भी अपने अपने कानून बना सकते थे। लेकिन 1833 में क्या हुआ कि जब कंट्रोलिंग पावर जब अपने नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में चले तो इनको लगा कि भाई इन सबसे क्या किया जाए, कानून बनाने की जो शक्ति थी वो ले ली गई और केंद्रीकरण किया गया। मतलब कानून बनाने का केंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीकरण कर दिया गया। अच्छा, अगर हम 1857 के पहले की स्थिति को देखेंगे तो सरकार का उद्देश्य यही था, लेकिन 1857 के विद्रोह ने उनके उद्देश्यों पे क्या कर दिया, वो पानी फेर दिया। जब 1857 का विद्रोह आ गया तो कंपनी को लगा भाई ठीक है, ऐसा है कि हम इस नीति में क्या करेंगे, वो हम परिवर्तन करेंगे। तो 1861 में, जब 1861 में क्या करते हैं, ये विकेंद्रीकरण की पॉलिसी लेकर के आते हैं। विकेंद्रीकरण की पॉलिसी लेकर के आते हैं। और इसके पीछे लॉजिक क्या था? एक तो 1857 का विद्रोह था जो जिसका जिक्र हम लोगों ने कर दिया। दूसरा, क्योंकि विद्रोह एक बड़े क्षेत्र में हुआ था तो इनको यह महसूस हुआ कि भाई जो प्रशासन है भारत जैसे विशाल और विविधता वाले राज्य में, विविधता वाले देश में या राष्ट्र में, एक केंद्रीय सत्ता के माध्यम से संचालित नहीं किया जा सकता है। मतलब प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाए ताकि जो है आसानी से प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित किया जा सके।
अब जो गवर्नर होते थे उनकी सहायता के, जिस प्रकार आपने केंद्र में देखा है उसी प्रकार से यहां भी व्यवस्थाएं थी कि गवर्नरों की सहायता के लिए कौन क्या होती थी, प्रांतों में विधान परिषद होती थी। गवर्नर की सहायता के लिए प्रांतों में विधान परिषद होती थी। विधान परिषद जो आप प्रेजेंट टाइम में देखते हैं विधानसभाएं, वो उनकी ओरिजिन आप इसको कह सकते हैं। तो गवर्नरों की सहायता कौन करेगा? गवर्नरों की सहायता विधान परिषदें करेंगी। विधान परिषद की स्थापना की गई गवर्नरों की सहायता के लिए, मतलब विकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत था उसको वैधानिक रूप दे दिया गया। वैधानिक विकेंद्रीकरण कहते हैं इसको, वैधानिक विकेंद्रीकरण। ये विधान परिषदें जितने सारे उसमें प्रांत कार्य कर रहे थे सब में धीरे धीरे स्थापित की जानी थी। जैसे 1862 में अगर आप देखते हैं तो उस समय 3 बेसिकली प्रेसिडेंसियां मेन काम करती थी। तो सबसे पहले क्या किया इन लोगों ने? सबसे पहले इन लोगों ने बंबई और बंगाल में 1862 में स्थापित कर दिया। बंगाल प्लस बंबई में विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। उसके बाद 1886 1886 में यूपी, जिसे उस समय संयुक्त प्रांत भी कहा जाता था, में विधान परिषद की स्थापना की गई। 1894 पंजाब, 1905 असम। इसी प्रकार से अन्य प्रांतों में भी विधान परिषदों की स्थापना कर दी गई। और ये विधान परिषदें क्या करती थी? ये विधान परिषदें गवर्नरों को सहायता करती थी। आगे इसकी दिशा में प्रांतों में अगर और आप जाते हैं तो 1919 के अधिनियम पे अगर आप जाएंगे, 1919 के अधिनियम से क्या कर दिया गया था? दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। ये आप अलग से चैप्टर में देखेंगे इसको। और क्रमशः अगर श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे तो प्रांतों के प्रशासन के बारे में, तो 1935 के अधिनियम से प्रांतीय स्वायत्तता की स्थिति को बहाल कर दिया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता, तो ये आपका क्या था? ये आपका प्रांतीय प्रशासन का एक रूपरेखा थी कि किस प्रकार से प्रांतीय प्रशासन वहां पे संचालित किया जाता था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली नीति हम देखेंगे वित्तीय प्रशासन के बारे में। वित्तीय प्रशासन 1858, ठीक है। वित्तीय प्रशासन मतलब सरकार भारत में वित्त का प्रशासन किस प्रकार से कर रही थी। वित्तीय प्रशासन में होता क्या था? बेसिकली उद्देश्य क्या था? वित्तीय प्रशासन को संचालित करने का उद्देश्य क्या था? पहले एक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पृष्ठभूमि में क्या होता था? ये आपकी कंट्री है, ये आपका सेंटर है। सारा जो रेवेन्यू कलेक्शन था पूरे देश से वो कहां आता था? सेंटर में आता था। मतलब राजस्व की वसूली करके सारा राजस्व केंद्र के पास जमा होता था और केंद्र फिर से अपने कठोर नियंत्रण में राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करता था। ये प्रशासनिक व्यवस्था वर्तमान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ठीक नहीं है। आपने देखा होगा इसी से जुड़ा हुआ अगर वर्तमान में एक संस्था का नाम सुना है आप लोगों ने, नीति आयोग। योजना आयोग को क्यों डिस्टर्ब किया गया? उसका मूल मकसद यही था, योजनाएं केंद्र बनाता था,
प्रशासन क्षेत्र की स्थानीय विविधता को ध्यान में नहीं रखता था। इसके बाद नीति आयोग संचालित की गई। यही व्यवस्था उस समय थी कि पूरे देश से राजस्व को एकत्रित कर करके केंद्र में जमा कर दिया जाता था और केंद्र उसे अपने कठोर नियंत्रण में प्रांतों को हस्तांतरित करता था। तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं थी। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए वित्तीय प्रशासन में परिवर्तन की मांग उठने लगती है। बेसिकली मांग तो उठती है। अच्छा, एक चीज और कि अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में जो परिवर्तन किए हैं उसका मूल मकसद ध्यान में रखिएगा कि जैसे मान लो कोई नीति बनाया उन्होंने, तत्काल में जो नीतियां बनती थी भले ही 1857 को ध्यान में रखते हुए या अधिक मांग हो रही उसके संदर्भ में रखी जाए, लेकिन इन नीतियों के पीछे जो कंपनी का या जो ब्रिटेन सरकार का जो मूल मकसद था वो क्या था? अपने औपनिवेशिक हितों को संचालित करना। मतलब जितने प्रकार से हो सकते थे उतने प्रकार से नियंत्रण को कठोर करना। हाँ, ये अवश्य था कि आपको समय समय पे उन्होंने आभास कराने का प्रयास किया, केवल आभास कराने का प्रयास किया कि हम आपके लिए नीतियों को बना रहे हैं। तो जो इसके पीछे मूल मकसद था वो क्या था? व्यय को कम करना, व्यय को कम करना। मतलब जब सेंट्रलाइज प्रशासन होता था तो व्यय ज्यादा हो जाता था। मतलब व्यय को भी अच्छे से प्रबंधित करना, एक तरीके से कहा जाए उसका मैनेजमेंट करना कि कम खर्चे में ज्यादा अच्छा वित्तीय प्रशासन कैसे संचालित किया जा सकता है। व्यय को कम करना। दूसरा क्या था? दूसरा उद्देश्य यह था कि इनको लगा कि राजस्व वसूली में वृद्धि करना, राजस्व की वसूली में वृद्धि करना। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि इससे राजस्व की वसूली कैसे बढ़ेगी? तो सरकार का यह मानना था कि केंद्र अकेले पूरे देश में राजस्व की वसूली ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है। अब क्या किया जाएगा? इसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। अब राजस्व की वसूली, मतलब राजस्व की वसूली एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने ये महसूस किया कि केंद्र अकेले पूरे देश से राजस्व के वसूली में अक्षम है, सक्षम नहीं अक्षम है। इसलिए वित्तीय प्रबंधन को करने के लिए इन्होंने इस प्रकार की पॉलिसी को आगे बढ़ाया। अब इसकी प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है? तो इसकी प्रक्रिया जो शुरुआत होती है वो होती है मेओ के समय से। गवर्नर जनरल या वायसराय, लॉर्ड मेओ। मेओ के समय अगर आप देखते हैं ये सवाल प्रीलिम्स में भी पूछता है कि वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है, तो मेओ के समय शुरू होती है। ये समय 1870 के आसपास का है। मेओ क्या करते हैं? मेओ कहते हैं कि भाई पहले क्या था? पहले केंद्र के कठोर नियंत्रण में प्रांतों को रेवेन्यू दिया जाता था या स्थानीय व्यवस्था को रेवेन्यू दिया जाता था। तो मेओ ने कहा नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि विद्रोह हो चुका है, कुछ आभास भी उनको होना चाहिए। मेओ ने कहा कुछ डिपार्टमेंट, कुछ विभाग ऐसे मतलब उन्होंने चूज किए, जैसे पुलिस हो गया, पुलिस, जेल, पुलिस, जेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेओ ने इन विभागों के लिए कुछ रकम निर्धारित कर दी। कहा कि इनको एक निश्चित निर्धारित रकम इनको हैंडओवर कर दी जाए ताकि वो अपना प्रबंधन कर सकें। इसके बाद इस प्रक्रिया में लीटन का नाम आता है। लीटन क्या करते हैं? इसको और विस्तार देते हैं। लीटन ने क्या किया? कुछ और सेवाओं को इस प्रक्रिया से जोड़ दिया। ऐड कर दिया, कुछ और सेवाओं को जोड़ दिया और
जैसे स्टाम्प हो गया, आपका आयकर हो गया। तो ये कहा इन्होंने, ये जो सेवाएं जुड़ रही हैं उन सेवाओं के लिए कहा कि कुछ सेगमेंट हैं जहां से जो रेवेन्यू आता है उन रेवेन्यू का एक निश्चित हिस्सा इन सेवाओं को दे दिया जाए। जैसे स्टाम्प हो गया आपका, आयकर हो गया आपका, यहां से जो फंड आता है, यहां से जो राजस्व आ रहा है, उनका एक निश्चित हिस्सा इनको दिया जाने लगा। राइट। इस प्रक्रिया में अगला नाम जुड़ता है किसका? रिपन का। रिपन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रिपन ने कहा भाई ये व्यवस्था ठीक नहीं है। रिपन हम जो अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे, उन गवर्नर जनरलों में रिपन का नाम, मतलब कि लोग भारतीय हितों को अधिक ध्यान में रखने वाले गवर्नर जनरल के रूप में लिया जाता है, रिपन और बेंटिंग। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि नहीं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। इसने कुछ मतलब सोर्स हैं जिनसे रेवेन्यू आ रहा है, पूरा का पूरा प्रांतों को ट्रांसफर कर दिया। पूरा राजस्व ही हैंडओवर कर दिया। मतलब जो विभाजन की जो व्यवस्था थी, इसको इन्होंने क्या किया, रोक दिया कि भाई ऐसा नहीं, विभाजन के आधार पे व्यवस्था नहीं संचालित होगी। अब जैसे मान लीजिए स्टाम्प शुल्क से अगर जो रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है, तो उन्होंने निर्धारित कर दिया कि स्टाम्प से जो रेवेन्यू आएगा वो राज्य सरकार को या प्रांतों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस समय जो राजस्व व्यवस्था थी, जो स्रोत थे आय के, वो 3 प्रकार के हो गए थे। एक केंद्रीय, दूसरा प्रांतीय, तीसरा विभाज्य, मतलब जो दोनों में डिवाइड कर दिए जाते थे। आज वर्तमान में भी यही व्यवस्था लगभग संचालित हो रही है। अच्छा, इसकी सीमाएं क्या थी? अगर सीमा के बारे में देखेंगे तो इसकी मेन कमी थी वित्तीय प्रशासन में विकेंद्रीकरण तो लाया गया, लेकिन इसकी जो मेन कमजोरी थी, वो कमजोरी क्या थी कि केंद्र का जो प्रभावी नियंत्रण था वो बना रहा। राइट, प्रभावी नियंत्रण बना रहा, क्योंकि उनका मोटिव ही क्या था? उनका तो मोटिव था कि भाई अधिक से अधिक रेवेन्यू का कलेक्शन करना, व्यय को कम करना, ये उनका मोटिव था। तो जाहिर सी बात है कि कंट्रोलिंग उनकी वो बनी रहेगी। वो उतना स्वायत्त व्यवस्था नहीं प्रदान करेंगे कि जितना लोकतंत्र में की जा सकती है। ये आपका था प्रांतीय प्रशासन, उसके बाद वित्तीय प्रशासन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और सैन्य प्रशासन कैसे उन्होंने परिवर्तित किया।